नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के दिनांक 1/4/2025 से लागू होने पर दिनांक 1/1/2004 एवं इसके बाद के अपॉइंट कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर होगी। अभी एनपीएस सब्सक्राइबर कर्मचारी इस संशय में हैं कि उनके लिए एनपीएस बेहतर होगी या यूपीएस। क्या उन्हें एनपीएस से स्विच करके यूपीएस में जाना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हमने आपके जो भी डाउट्स हैं उनको दूर करने का भरसक प्रयास किया है। आइए अब हम संक्षिप्त में यूपीएस एवं एनपीएस के बारे में जानते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यह योजना सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। यह कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% की पेंशन राशि की गारंटी देती है। यह योजना केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सुनिश्चित भुगतान प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए 10+ ईयर्स के जो सेवा करने वाले कर्मचारी हैं या FR 56J के तहत बिना दंड के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और 25 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान प्राप्त करेंगे। लेकिन इस्तीफा, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के मामलों में इन्हें कोई भुगतान नहीं मिलेगा। अब व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस क्या थी, थोड़ा सा इसका भी हम रिव्यू ले लेते हैं। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के बाद 1/1/2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। 2009 में सरकार ने एनपीएस के दायरे को बढ़ाकर एनआरआई, सेल्फ एम्प्लॉयड और असंगठित श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों को कवर कर लिया। एनपीएस विभिन्न बाजार लिंक्ड वार्षिक की योजनाएं प्रदान करता है, जहां कर्मचारी या व्यक्ति नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर संचित एनपीएस कोष का 60% एक मुश्त निकाल सकते हैं और शेष 40% को किसी भी एनपीएस पेशेवर फंड मैनेजर में निवेश करके पेंशन वार्षिकी प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस के तहत कोई सुनिश्चित पेंशन राशि नहीं है। किसी व्यक्ति को मिलने वाले पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन और एनपीएस निवेश योजनाओं पर निर्भर करती है। अब हम मेन डिफरेंस बिटवीन एनपीएस एंड यूपीएस में क्या है, क्योंकि हमें चूज करना है इसलिए हमें डिफरेंस देखने होंगे। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी। यह उनकी रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का आधा होगी। वहीं एनपीएस में पेंशन की रकम बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती है, जिसमें उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। एनपीएस और यूपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 10% योगदान देना होगा, लेकिन सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी। वह एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि यूपीएस में 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। यूपीएस के तहत 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारी को फिक्स पेंशन और एकमुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी होगा। वहीं एनपीएस में कई कर्मचारियों को नाम मात्र की पेंशन मिल रही है। एनपीएस में कोई निश्चित पेंशन नहीं है। वहीं यूपीएस में पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। 10 साल की सेवा के बाद यूपीएस में न्यूनतम 10,000 की पेंशन की गारंटी होगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को बाजार में निवेश किया जाता है। ऐसे में पेंशन भी बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। यूपीएस में बाजार पर निर्भरता को खत्म कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक स्टेबिलिटी मिलती है। यूपीएस की एक खास बात यह है कि इससे कर्मचारी को अपने फंड में जमा 100% राशि निवेश करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक ही निवेश कर सकते हैं। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं होगा, यानी उनके फंड में जमा पूरी राशि का उपयोग पेंशन बनाने में किया जाएगा।
एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है, बाकी 40% से पेंशन बनती है। हालांकि पेंशन फंड में केवल 20% राशि ही जाएगी, बाकी 8.5% राशि एक अलग पूल में जमा होगी। इस राशि का उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी पेंशन में 50% की कमी होने पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी को कम से कम अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिले। पेंशन के विकल्प के तौर पर यूपीएस एनपीएस से बेहतर है। यूपीएस में पेंशन की राशि बढ़ सकती है, जबकि एनपीएस में यह अनिश्चित होती है। कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को पेंशन दी जाती है। यदि पत्नी एक मुश्त राशि लेना चाहती है तो उसे पूल फंड की राशि मिल जाएगी। वह अगर पेंशन लेना चाहती है तो उसे यह राशि नहीं मिलेगी। पत्नी की मृत्यु के बाद पूल फंड में जमा पूरी राशि आश्रित को मिल जाएगी, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था एनपीएस में भी है। विच इज बेटर फॉर यू, यूपीएस और एनपीएस? UPS offers a balanced approach by combining the benefit of NPS and OPS, making it a robust option for those seeking financial security. UPS provides a fixed pension amount, including an assured minimum pension, inflation, indexation, and an assured family pension. On the other hand, NPS may provide higher pension or returns as employees invest in market-linked investments. Employees who understand how equity market work and have at least 10 to 20 years remaining in government service can consider NPS, as it has the potential to grow substantially and receive higher returns. However, these investments are subject to market risks and the final pension amount may vary. Employees nearing retirement or who do not want to take market risks can consider UPS, as it provides a stable and predictable income after retirement. Thus, employees who want to receive an assured monthly pension post-retirement can consider shifting to UPS and separately investing in equities. While employees who have equity market knowledge and have 10 to 20 years left for retirement can consider continuing with NPS, as they may receive higher annuity returns as a pension amount after retirement. दोस्तों, आपको एनपीएस एवं यूपीएस पेंशन स्कीम में से किस स्कीम का चयन करना है, इसका निर्णय अपने स्वविवेक से लें एवं साथ ही आपकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए बेहतर होगी, यह भली प्रकार से समझ लें। क्योंकि एक बार एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने पर दोबारा एनपीएस में वापस नहीं आया जा सकता है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारी दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ हासिल कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।